हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अब हम लोग पार्ट नंबर 10 में आएंगे आप लोगों के सेंट्रल गवर्नमेंट पे, जिसमें हमको पढ़ना है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो प्रेसिडेंट को चुनते हैं वो हम डायरेक्टली नहीं चुनते, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स और स्टेट्स के मेंबर्स है ना, मतलब लोकसभा राज्यसभा के एमपी और स्टेट के एमएलए मिलके चुनते हैं, ठीक है। और अभी आप आगे पढ़ेंगे 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 70वां चेंज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 70th 1992 में। उसमें दिल्ली और पुडुचेरी जो दो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके एमएलए को भी प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए अनुमति दे दी गई थी, ठीक है। पहले सिर्फ स्टेट्स के लेते थे, लेकिन 1992 से दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी है और पुडुचेरी इन दोनों के एमएलए को भी अनुमति दे दी गई, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिख लीजिए, फिर इसको मैं एक बार वापस समझा दूँगा। वही बात है जो मैंने बोली अभी। The president is elected by an election college which comprises of the following. Election of the president में थर्ड लाइन है ना। The president is elected by an election college which comprises of the following. First, elected members of both the houses of parliament, elected members of both the houses of parliament and elected members of the state legislatures, elected members of the state legislatures, and according to 70th constitutional amendment 1992, the elected members of Assembly of Delhi and Puducherry, elected members of Assembly of Delhi and Puducherry। इसको ये बात वाली लाइन को काट दीजिए। दिल्ली और पुडुचेरी के जो एमएलएज हैं उनको भी वोटिंग में शामिल कर लिया गया, इलेक्टेड मेंबर ऑफ असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर और स्टेट असेंबली के मेंबर और दो यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पुडुचेरी, इनके मेंबर्स को शामिल कर लिया गया है ना। अब देखिए बात क्या है, सुनने में तो बहुत आसान सी चीज़ लग रही है कि ये लोग वोट देते होंगे और प्रेसिडेंट चुन लिया जाता होगा, लेकिन ये इतनी आसान चीज़ है नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है प्रेसिडेंट को चुनने का। देखिए अभी आप एक लाइन पढ़ेंगे, वो लाइन अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, तो आप समझ जाएंगे कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होगा। लेकिन पहले मैं वो लाइन लिखा देता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ। इसमें लिखेंगे फिर आप एक लाइन छोड़ के, द इलेक्शन इज हेल्ड इन, आप लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन लिखा हुआ है उसमें थर्ड लाइन पे आ जाइए। द इलेक्शन इज हेल्ड इन accordance to the system of proportional representation by the means of single transferable vote method. The election is held in accordance to the system of proportional representation by the means of single transferable vote method. The voting takes place by secret ballot system. And to succeed in the election, each candidate has to get a minimum quota of votes. And to succeed in the election, each candidate has to get a minimum quota of votes. देखिए अब ये बात क्या है जो आपने पढ़ा ना, इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वैल्यू। इसका मतलब ये है, चलिए एमपीज की तो बात आसान सी है कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है उसके जो एमपी पार्ट लेते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो लगभग मान लीजिए लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 मेंबर ने वोट करा है ना, तो इनका वोट तो ऐसे गिना जाएगा कि 0 1 8 9 7 है ना, 790 वोट्स हैं। इनके वोट में तो कुछ आपको ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, इनका वोट तो एक ही गिना जाता है। बात आती है स्टेट की असेंबलीज की। जैसे मान लीजिए मैं 3 स्टेट का एग्जाम्पल लेता हूँ, यूपी, राजस्थान एंड सिक्किम। आपको ये लगता होगा कि देखिए लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स ने वोट करा तो उनके वोट की वैल्यू 1 गिनी गई, तो इनके वोट की वैल्यू भी एक गिन ली जाती होगी, फिर जिसको ज़्यादा वोट मिलते होंगे प्रेसिडेंट बन जाता होगा। ऐसा नहीं होता। देखिए ये जो वोट गिने जाते हैं ना एमएलए की, एमएलए हैं सब, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। जब ये वोट देने पहुंचते हैं ना तो इनकी वोट की वैल्यू इनके स्टेट्स की पॉपुलेशन के हिसाब से गिनी जाती है। इनके वोट की वैल्यू इनके स्टेट्स की पॉपुलेशन के हिसाब से गिनी जाती है कि इनके राज्यों की जनसंख्या कितनी है। देखिए मैंने क्यों एग्जांपल यूपी का लिया, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की है ना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। यहाँ का एक एमएलए जब प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट डालता है तो उसकी वोट की वैल्यू 208 गिनी जाती है। कितनी गिनी जाती है? 208। क्यों? क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ये समझिए बात को, है ना। यूपी का जो बंदा एमएलए वोट करने आ रहा है प्रेसिडेंट के चुनाव में, वो ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके वोट की वैल्यू 208। राजस्थान में ये घट के हो जाती है 129, राजस्थान की पॉपुलेशन कम है यूपी से। और सिक्किम की ये हो जाती है मात्र 7, सबसे कम है भारत में।
सिक्किम का जब एक एमएलए प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट करने आता है तो उसकी वोट की वैल्यू 7 गिनी जाती है बस। अब आप कहेंगे भेदभाव है, भेदभाव नहीं है किसी प्रकार का, आप इसको पॉपुलेशन के साथ मद्देनजर देखिए ना। आप तो यूँ कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है, हम जनता को डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करा के उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एमएलए। अब एमएलए उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी वोट की वैल्यू निकलनी चाहिए। अब ये 208, 129 और 7 कैसे निकलता है इसका भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन उसमें आपको पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है, वो आपके नहीं है। हालांकि पूछेगा तो ये भी कोई नहीं, लेकिन ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो लाइन लिखी हुई है ना, इसका मतलब ये है ना। ऐसे हर स्टेट का एक एमएलए का वोट अलग है ना। किसी का 208 है, 208 से ज़्यादा किसी का नहीं है, ठीक है। यूपी का 208 है, सिक्किम का 7 से कम किसी का नहीं है, इसके बीच में घूमता रहेगा। जैसे राजस्थान का 129 है ना, एमपी का अलग होगा, गोवा का अलग होगा, वेस्ट बंगाल का अलग होगा, जितने भी स्टेट्स हैं सबके एमएलए की वोट अलग अलग हो गए। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। उसके बाद एक और लाइन लिख रही मिनिमम कोटा वाली। अब मिनिमम, अच्छा वोटिंग कैसे होती है? सीक्रेट बैलेट पे। सीक्रेट बैलेट मतलब ईवीएम नहीं होती, जैसे हम लोग वोट करते हैं डायरेक्ट इलेक्शन में बटन दबा के, वैसे वोटिंग ना होके एक कागज होता है, उस पर थप्पा मोहर लगानी होती है कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे 10-12 जने खड़े हो गए प्रेसिडेंट के चुनाव में, तो सबसे पहले क्या करते हैं, वोटिंग हुई तो वोट बढ़ गए बहुत जनों में। जिसको एक मिनिमम कोटा नहीं मिला, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब कर रखा है इतना कम से कम वोट मिलने चाहिए, जिसको वो नहीं मिले उसे बाहर कर दिया जाता है, ठीक है, उसको आउट कर दिया जाता है। वो बिल्कुल भी उस चुनाव में खड़े होने लायक नहीं है ऐसा मानते हुए उसे आउट कर देते हैं। तो मिनिमम कोटा कैसे निकलता है? कम से कम वोटों का जो गणित है वो कैसे निकलती है? तो मिनिमम कोटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्ट, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये लिखना है आपको, है ना, जो ये ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है। मिनिमम कोटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डिवाइड बाय 1000। ऐसे आपके मिनिमम वोट निकल जाते हैं। अगर एक पर्सन को इतने वोट नहीं मिलते तो उसको आउट कर देते हैं, फिर बाकियों के बीच में चुनाव होता है। ऐसे करते करते लास्ट में एक ही बंदा बचता है जो प्रेसिडेंट के चुनाव को जीतता है, ठीक है। और ये एमएलए वाली बात आपको समझ में आई क्योंकि इनका वोट कैसे गिना जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया था इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट पूरा हो गया था। एक ओके तो आप अगली हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ डिपोजिशन इम्पीचमेंट। मेथड ऑफ डिपोजिशन इम्पीचमेंट, ये मैंने पहले ही बताया कि भारत के राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट यानी कि अपने पोस्ट से हटाया कैसे जा सकता है ना। डिपोजिशन मतलब उसको हटाना। तो कोई ऐसा नहीं कि रातों रात कोई ऑर्डर निकाल देगा और प्रेसिडेंट हट जाएगा, इसके लिए पूरा प्रोसेस चलता है। वो प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि 2/3 मेजोरिटी के दोनों हाउसेस में पास होना होता है, लोकसभा राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट हटता है। प्रोसीजर इतना मुश्किल है कि आज तक कोई प्रेसिडेंट या वही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में हमने बात की थी, किसी को भी आज तक हटाया नहीं गया है, ठीक है। तो मेथड ऑफ डिपोजिशन में आप लोग लिखेंगे इम्पीचमेंट डाल के द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 5 years। द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 5 years, but on violation of the Indian Constitution, but on violation of the Indian Constitution, he can be deposed by impeachment. He can be deposed by impeachment as per the method given in the Constitution. As per the method given in the Constitution. वैसे तो प्रेसिडेंट 5 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन मैंने देखिए पहली बात आपको ये बताई थी कि अगर उसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई वायलेशन किया है, उसकी कोई हानि पहुंचाई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत के संविधान को, तो इम्पीचमेंट की प्रोसेस उसको पहले भी हटाया जा सकता है, ठीक है। फिर लिखेंगे अब कैसे वो प्रोसेस चलती है। फॉर द परमिशन टू प्रोसीड विद द प्रोसिक्यूशन, फॉर द परमिशन टू प्रोसीड विद द प्रोसिक्यूशन, द सिग्नेचर ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस रनिंग अ सूट हैज़ टू बी साइंड। The signature of the member of the house running a suit has to be signed. After 14 days of receipt of proposal in the house, it will be considered in the house of the suitor, and if the proposal of the suit is accepted by 2/3 of the total number of the house, then the proposal is forwarded to the second house. Then the proposal is forwarded to the second house. कोई इसमें खास चीज़ नहीं है, इसमें मैंने तेज बोल दिया। इसमें वही वो लाइन वही की वही है और मैं समझाया था उसको है क्या ये, मैं एक बार रिपीट कर देना। चलिए, for the permission to proceed with the prosecution, the signature of the member of the house running a suit has to be signed। अब देखिए इसको समझते हैं हम। आपको प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट की प्रोसेस चलानी है, तो कोई हाउस में से कोई बंदा चलाएगा, कोई लीडर बन के आएगा कि हाँ मैं, है ना, इनके खिलाफ वो लाना चाहता हूँ, ठीक है। वो सबका लीडर होगा। मतलब जैसे मान लीजिए
100 MLA तैयार हो गए कि प्रेसिडेंट को हटाना है इम्पीचमेंट की प्रोसेस से, तो उनमें से कोई एक वरिष्ठ नेता है ना जो उसको एक्सपीरियंस होगा, वो कहेगा कि मैं वो लीड करूंगा इनको, है ना। तो उससे एक लेटर जिसमें इम्पीचमेंट के लिए लिखा हुआ होगा अपने सिग्नेचर के साथ सबमिट कराना पड़ेगा। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले इम्पीचमेंट लाने से। यानी कि देखिए, अगर आपको इम्पीचमेंट लाना है तो हाउस को 14 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले बताना पड़ेगा कि हम प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट लाएंगे। ठीक है, तो एक प्रोसेस तो ये हो गई कि पहले है ना जो इम्पीचमेंट लाने वाला है ना, वो 14 दिन पहले हाउस को ये बताए, लोकसभा या राज्यसभा जिसमें भी वो लाना चाहता है उसको ये बताए कि हम आज से 14 दिन बाद, कम से कम 14 डेज सही है, आज से 14 डेज बाद प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट लाने वाले हैं। ठीक है, आफ्टर फिर लिखना है आफ्टर 14 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ प्रपोजल इन द हाउस it will be considered in the house of suitor and the proposal of the suit is accepted by 2/3 of the total number of the house, then the proposal is forwarded to the second house। ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, फिर पूरे हाउस में वोटिंग होगी। अगर वोटिंग कितने मेंबर पास कर दें? 2/3। आपको ये याद रखना है, मेजोरिटी है ना, 300 में से 200 कम से कम, 600 में से 400 है ना, 2/3 निकालना आता है आप लोगों को, 2/3 ऑफ करके नंबर, जितने भी नंबर वोट कर रहे हैं, जितने भी लोग वोट कर रहे हैं उसमें 2/3 प्रेसिडेंट के खिलाफ वोट करने चाहिए। अगर उन्होंने खिलाफ वोट कर भी दिया तो अब क्या होगा? दूसरे हाउस में वो प्रपोजल जाएगा, है ना। तो इसमें ये बात लिख रही है, द प्रपोजल इज फॉरवर्डेड टू द सेकेंड हाउस। द सेकेंड हाउस विल ईदर एग्जामिन इटसेल्फ और अपॉइंट ए स्पेशल कमिटी फॉर दिस एक्शन। अब देखिए, सेकेंड हाउस भी डायरेक्ट वोटिंग नहीं करेगा, वो कमेटी बनाएगा कि क्या जो प्रपोजल पास होके आया है, जो प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रपोजल आया है वो सही है कि नहीं है, उसको एक कमेटी के पास भेजेगा। ठीक है, इफ द एलिगेशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट आर प्रूव्ड इन दिस हाउस एंड द सेकेंड हाउस ऑल्सो एक्सेप्ट द इम्पीचमेंट मोशन ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबर्स, देन द प्रेसिडेंट इज डीम्ड डिफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। अब मान लीजिए कमेटी ने बोला कि ठीक है, जो आरोप लगे हैं प्रेसिडेंट के खिलाफ वो सही लगे हैं, तो सेकेंड हाउस में भी वोटिंग हो जाएगी। सेकेंड हाउस की वोटिंग भी आपको कितने वोट से पास करनी पड़ेगी? 2/3 वोट से। और अगर 2/3 वोट से सेकेंड हाउस की वोटिंग भी पास हो गई तो प्रेसिडेंट उसी दिन से अपने काम से मुक्त हो जाएगा, है ना, उसको पोस्ट से मुक्त कर दिया जाएगा। देखिए लिख रहा है, देन द प्रेसिडेंट इज डीम्ड डिफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया, प्रेसिडेंट को डिफेक्टिव, यानी कि डिफेक्टिव वाला डिफेक्टिव नहीं है, डिफेक्टिव गुड्स वाला, मतलब उसको अपने पोस्ट से हटा दिया जाएगा, है ना, उससे उसके आरोप सिद्ध हो जाएंगे। इतने लोगों ने उसके खिलाफ वोटिंग कर दी तो अभी ये अपने पोस्ट पे रहने लायक नहीं है, ऐसा हाउस मान लेगा और उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पीचमेंट की प्रोसेस है। मैं जल्दी ये शॉर्ट में बताया दूँ। सबसे पहले लोकसभा राज्यसभा जिसमें भी ला रहे हैं वो पर्सन एक लेटर हाउस में साइन करके देगा कि हम इम्पीचमेंट मोशन लाने वाले हैं प्रेसिडेंट के खिलाफ, कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। फिर वोटिंग होगी, 2/3 से पास होएगा तभी दूसरे हाउस में जाएगा। अच्छा, यहीं पे 2/3 से पास नहीं हुआ तो बात ही खत्म हो गई, है ना। 2/3 से पास होकर दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में गया, वहाँ पे सिलेक्शन कमेटी के पास जाएगा, वो चेक करेंगी क्या जो एलिगेशन, जो आरोप, एलिगेशन वर्ड आया हुआ है उसमें लिख लीजिएगा आरोप, जो आरोप प्रेसिडेंट के खिलाफ लगे वो सही है या नहीं है। अगर वो मानते हैं सही है तो वहाँ पे भी वोटिंग करवा देंगे। मान लीजिए वो भी 2/3 से पास हो गई तो प्रेसिडेंट हट जाएगा। अगर कहीं भी इनमें से जो मैंने प्रोसीजर बोला, कहीं भी 1% भी गड़बड़ी हो गई, 2/3 में से एक भी वोट कम मिल गया प्रेसिडेंट के खिलाफ, तो प्रेसिडेंट अपने पोस्ट पे बने रहेंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा था ये प्रोसेस बहुत हार्ड है। ठीक है, पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आएंगे, प्रेसिडेंट के काम क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है, ये हम लोग पार्ट नंबर 11 में करेंगे। थैंक यू।